आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 14 से 15% की जो आबादी है यानी मुसलमानों की, आज हम उन पर बातचीत करेंगे, उनके मूड को लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा सेक्टर, ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका वहां पर रहता है, वो क्या सोचता है चुनाव को लेकर के, मुद्दे क्या कुछ हो सकते हैं। जिस तरीके से राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी या बीएसपी या छोटे छोटे जो दल हैं, वो किस तरह की उनकी अपनी पॉलिसीज है, क्या क्या मुद्दे रह सकते हैं और किस तरीके से जो है ये तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी जैसे जैसे चुनाव आएंगे, उन तमाम पहलुओं को जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आबिद अनवर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यूएनआई उर्दू सर्विस के आप करता धरता है, सरबराह है, वो हमारे साथ हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आजम बेग साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं में आपका शुमार होता है। एएमयू में एक लंबे समय तक जो है आप यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे, मुसलमानों की नब्ज को बेहतर तरीके से जानते हैं और उठाते रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ शादाब शम्स साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। एमओएस का दर्जा है और ये भी कहा जा सकता है कि वो स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, तो जाहिर है कि पार्टी की लाइन को बेहतर तरीके से वो रखते हैं। ये तमाम हमारे साथ मेहमान हैं। हम इन तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान को सामने रखते हुए अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कुछ राजनीतिक दल जातिवाद का कार्ड खेल रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दल सीधे सीधे लुभाने के लिए लोगों को तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मुसलमान कहां खड़ा हुआ है, आज इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके लिए कितना राजनीतिक दल जो है तैयार है, उनकी क्या कुछ रणनीतियां हैं। तो आजम साहब, सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे, आपसे चीजों को समझना चाहेंगे। 2022 जाहिर है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मुल्क की राजनीति के लिए एक बड़ा ये उलटफेर साबित होने वाली चीज होती है, तो ऐसे में आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण में झांकने से पहले हमको ये भी देखना होगा कि पिछले 5 सालों में या 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, उस वक्त क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अवाम से वादे किए थे और भारतीय जनता पार्टी के सरबराह माननीय नरेंद्र मोदी जी अवाम से क्या कह करके और सरकार बना लाए थे। मैं समझता हूं कि उसकी राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति को इफेक्ट करती है। उस वक्त माहौल बीजेपी के पक्ष में था, लोग लुभावने वादों में आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी के सरबराह ने लोगों को बहुत गलत तरीके से, बहुत झूठे वादे करके और नए नए प्रशासन देने के लिए लुभाया और लोग उस बुलावे में आ गए। सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। उस वक्त के हालात में जाहिर है कि वो एक अच्छा गठबंधन माना जा रहा था, लेकिन रिजल्ट्स कुछ बेहतर नहीं आए क्योंकि लोग बीजेपी की लहर के साथ चले गए। बीएसपी भी चुनाव लड़ी। बीएसपी को जाहिर है कि 19-20 सीटें ही मिल पाई, कांग्रेस को 8-10 सीटें मिल पाई और सपा उस वक्त 49-50 सीट्स पर सिमट गई और बीजेपी को क्लियर कट बहुमत मिला। लोगों को यह आश्वासन हुआ कि शायद कुछ माहौल बेहतर बनेगा और लोगों को सबका साथ सबका विकास का जो वादा बीजेपी करती रही है उसका कुछ फायदा होगा। लेकिन सरकार बनने के बाद जो माहौल उस वक्त बना और अब तक जो माहौल है, उसने लोगों को बहुत निराश किया। लोगों में बहुत गलतफहमी पैदा हुई और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जितना निराश कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर, आवाम की आस्थाओं के लेवल पर और भारतीय परंपराओं के लेवल पर जिस तरीके से निराशा फैलाई है,
उत्तर प्रदेश का आम उससे बिल्कुल निराश है और हर स्तर पर उनको इस वक्त सबक सिखाने की तैयारी है। मैं बात करूं, इस वक्त दलितों की बात नहीं करूंगा, इस वक्त मैं अदर कास्ट की बात नहीं करूंगा, मुस्लिम्स की बात उसके बाद में आता हूं जी। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जाहिर है हमारे साथ शादाब शम्स साहब भी हैं। शादाब साहब, आपसे चीज को समझना चाहेंगे। सीधे सीधे कांग्रेस के नेता आजम साहब ने साफ तौर पे ये कहा कि जो 5 साल पहले आपने वादे किए थे, किसी भी वादे को आपने पूरा नहीं किया है और उत्तर प्रदेश की आवाम, खासतौर से जो मुसलमान है, वो आपसे खासा मायूस है। ऐसे में जाहिर है कि आप चुनाव में जा रहे हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा अगर आजम साहब की हम बात को मान लें? देखिए अंजर भाई, आज एक बहुत खूबसूरत पैनल आपने जोड़ा और पहली बार आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं कह सकता हूं कि अगर हम आउट ऑफ द वे खड़े होकर ईमानदारी से बात करें, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के बात करें, तो शायद मुस्लिम कम्युनिटी को और अपने जिस ट्रैक पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कुछ उसका हल निकल पाएगा। असल में हुआ यूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उससे पहले हमारे स्लोगन क्या थे, जरा याद करें। कांग्रेस ये ऐसी थोड़ी आ गई बीजेपी को, आरएसएस को यहाँ पे स्थापित करने में, उत्तर हिंदुस्तान के मुसलमानों की लाइंस को बराबर करने में बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का है। हम सब जानते हैं इस बात। अपने स्टैंड पे जो कायम न रह सके वो किस बात की पार्टी? मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मेरी पार्टी की लाइन क्लियर है, मुझे उस लाइन पे बात करनी है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की लाइन क्लियर है? क्या कांग्रेस पार्टी ने आज तक ईमानदारी के साथ अपनी बात करने की हिम्मत दिखाई? नहीं। आप देखिए, वो लोग जो ये कहते थे मुसलमानों के बीच में, आप और हम सब लोग यहाँ इस वक्त मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, ये लोग कहते थे कि नहीं वहां मस्जिद बननी चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा है कि वहां मस्जिद तोड़ी गई है, बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, वहां मस्जिद बनेगी। लेकिन आज का स्टैंड कांग्रेस का क्या है? क्या कह रही है प्रियंका गांधी? कह रही है कि हमने मंदिर का, राम मंदिर का ताला मेरे पिताजी ने खुलवाया। कांग्रेस के हमारे स्टेट के प्रवक्ता खुलेआम हिंदुत्व पे आ गए हैं कांग्रेस के, और वो कह रहे हैं कि वो तो हमारी देन है, हमारा अलाइज था शिवसेना जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, हमारे लोग थे, केंद्र में हमारी सरकार थी, सारा क्रेडिट हमें जाता है। हम यही तो कह रहे हैं। कल तक कांग्रेस के नेता ये कहते थे बीजेपी को वोट मत दो, ठीक है, उन्होंने हमारी मस्जिद को शहीद किया, स्वीकार मत दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आज कांग्रेस की जिम्मेदारी ले रही है कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए मुसलमानों को? आज कांग्रेस कह रही है कि हमने किया है। मतलब आप हमारा पॉलिटिकल मिसयूज इतना करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं, इतना मिसयूज करेंगे, उसे डराते रहेंगे। एक तरफ आप कहते हैं हम खुदा से के अलावा किसी से न डरने वाली कौम, हम केवल खुदा से डरते हैं और हमारा यकीन है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। दूसरी तरफ आपने मोदी 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 चिल्ला के रखा, गुजरात बना देंगे। हम सब जानते हैं कांग्रेस के मुद्दे क्या थे। इन्होंने आपकी केंद्र में सरकार थी, आज पता चला केंद्र की सरकार कितनी ताकतवर हो रही है। आज याद आ रहा है आपको, जब आपकी केंद्र में सरकार रही यूपीए 1 यूपीए 2, तो तब नरेंद्र मोदी और गुजरात आपके दिमाग में नहीं था क्या? अगर गलती थी तो सजा दे देते। लेकिन आपने ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से इनकी गलती होगी, क्योंकि आपने तो उनको सजा नहीं दे पाया। इसका मतलब वो ठीक थे अपनी जगह। और आज मैं ये कह सकता हूं कि आपने डराया मुस्लिम समाज को, मोदी आ जाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान में मार काट मच जाएगी। क्या हुआ? आप राजस्थान में बैठे हैं, क्या हुआ राजस्थान में? मैं उत्तराखंड में बैठा हुआ, क्या हुआ मुसलमान? डराने की राजनीति मत कीजिए, मुद्दों के ऊपर राजनीति कीजिए। और कब तक इस मुसलमानों की कंधों पे बंदूक रख के फायर करते रहेंगे? मुझे रवीश कुमार जी का एक कोट हमेशा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा मुस्लिम समाज को बैकफुट पे रहना चाहिए। ना आप कहीं के मुख्य, अगर जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया जाए, ना आप कहीं के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ना कहीं के प्रधानमंत्री, तो करने दीजिए बाकी लोगों को संघर्ष, हम बैकफुट पे रह के संघर्ष करेंगे। आज हाल यह है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के नाम से भी बचने की कोशिश कर रही है, वो साइड लाइन पे खेल रही है। आज वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गई है, आज अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गए हैं। आज मुस्लिम नेता सलाखों के पीछे, कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं है। क्या नामर्द बना के छोड़ोगे मुस्लिम समाज को? कितना कमजोर करोगे, कितना शोषण कराओगे? आपकी राजनीति चलनी चाहिए। आप एमआईएम आता है, एमआईएम के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, क्यों मुसलमानों की अपनी पार्टी ना हो? सब लोग अपनी अपनी पार्टी बना रहे हैं, आप अपना अलग वजूद खड़े हुए डराते रहेंगे, नहीं बीजेपी आ जाएगी। अरे आ जाएगी तो क्या खा जाएगी? बीजेपी पार्टी नहीं है। सिकंदर बख्त पहले जीएस रहे इस पार्टी के, लेकिन कहीं ना कहीं हमने पॉलिटिकल मिसमैच किया। और हम ये कह रहे हैं, हम राजनीतिक लोग हैं, हमें धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए कि हम मुसलमान हैं इसलिए हम बात करें। मैं अपनी बात को, अंजर भाई, इस बात को यहाँ वाइंड अप करूँ।
1 मिनट का समय आपसे और जी। कि हम मुसलमान हैं, हमें ऐसा नहीं, हम यहाँ इस्लाम का या सनातन का या सिखिज्म का या क्रिश्चियनिटी का कोई मैटर नहीं, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। मजहब मेरे दिल का और मेरे खुदा का मामला है। ये दुनियावी मसले हैं और इन दुनियावी मसलों को हम दुनियावी टेक्टिक से पूरा करेंगे। जहां आपको फायदा हो आप जाइए, जहां मुझे फायदा हो मैं जाऊं। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में केवल राजनीति कीजिए, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, राजनीति के अंदर आप मजहब डालते हैं और मजहब डालने के बाद उसका आप शोषण करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे लगता है आज जो मुस्लिम समाज के हालात हैं उसके जिम्मेदार ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की। जब उन्हें जरूरत होती है तब ये लोग वहां खड़े नहीं होते, तब ये उनके नाम से परहेज करते हैं और वोट के वक्त में ये उनके सामने हाथ भी जोड़ते हैं, टोपियां भी लगाते हैं, उनकी रोजा अफ्तारी में भी जाते हैं। लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो ये बहरूपिये लोग गायब हो जाते हैं। तब इन्हें इनके नेता भी सलाखों के पीछे पड़े हों, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हो, उनकी बात करने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं होते। मुझे लगता है कि हम पॉलिटिकल जो लाइन है धीरे धीरे अगर इसी ट्रैक पे हम चलते रहे, मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज इस ट्रैक पे चलता रहा तो हमारी लीडरशिप पूरी तरह से इस देश में खत्म हो जाएगी। ठीक है आबिद भाई, चूंकि आपने दोनों मेहमानों को सुना, साफ तौर पे आजम साहब ने अपना जो पक्ष रखा, उसी तरह से जो है शादाब साहब ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो विकास की बात होती है, मुसलमानों के उत्थान की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ये दावा करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो तमाम चीजें जो है बताते हैं, वो सारी चीजें हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है और राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने फायदे और नफा नुकसान को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, शादाब भाई ने बहुत अच्छी बात की और मैं उनके कई यानी कि पॉइंट पर मैं आऊँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात पहले जो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ ये है कि जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो मुसलमान गुज़िश्ता 7 सालों में कहीं भी सियासत में नहीं है। उनको एक तरह से उछूत बना करके पेश कर दिया गया, ये हकीकत है, एक बात। दूसरी बात ये कि हर पार्टी ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। हर पार्टी ने, अगर कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक समझा है तो बीजेपी ने मुसलमानों को नफरत का एक जरिया समझा है। जो इसका इजहार पूरे मुल्क में हो रहा है, हुआ है। अगर आप कभी वक्त है, अगर आप रखिएगा तो मैं एक एक डाटा आपके सामने पेश कर दूंगा, क्योंकि अभी ये मौजूद नहीं, मैं सिर्फ इशारा करके आगे मैं बढ़ रहा हूँ। दूसरी बात कि जहाँ तक शादाब भाई ने बहुत खुल के बात की और इशारों में बात की, और अच्छा लगा मुझे ये कि कांग्रेस से सजा क्यों नहीं दी। ठीक है, ये फैक्ट है कि कांग्रेस ने सजा नहीं दी, और सजा नहीं दी उसकी सजा अब ये कांग्रेस वाले भुगत रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जहां तक कांग्रेस की डराने की बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को हमेशा डराया है और ये कहा है कि अगर तुम ये करोगे तो बीजेपी आ जाएगी, वो करोगे तो बीजेपी आ जाएगी, मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, ये करेगी वो करेगी। लेकिन उसी के साथ बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने उसी डर पर अमल किया। कांग्रेस जिस बात को लेकर के बीजेपी के मुसलमानों को डराती आ रही थी, बीजेपी ने उसी खौफ का इस्तेमाल किया और मुसलमानों को हर सतह पर खौफ के हिसार में कैद किया कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी औकात यह है कि तुम कहीं भी पिट सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर कानून की बात करें यूपी में, चूड़ी वाले को, जो चूड़ी वाला नहीं बल्कि जो कानपुर में जो हुआ है, चूड़ी वाला तो इंदौर का मामला है जी, पुलिस से जमानत दे देती है। क्या किसी को इल्जाम कत्ल के जुर्म में कोई गिरफ्तार किया जाता है तो क्या जमानत हो सकती है? कोर्ट से 6 महीने तक जमानत नहीं होती है, उसने जमानत दे दी है। डर अमल, यह है अमल करना बीजेपी का। दूसरी बात ये जो शादाब भाई ने कही कि मजहब को पार्टी जो है वो लेके नहीं आती। बीजेपी की पूरी सियासत मजहब पर मबनी है, हिंदुत्व पर मबनी है, उसके अलावा और आप कहीं भी देख लिए कुछ नहीं है। अगर बीजेपी के दरमियान से राम मंदिर का मुद्दा हटा दें तो बीजेपी में फिर नजर नहीं आती है। और पूरी जिंदगी जो बीजेपी के क्याम से लेकर 82 से लेकर के आडवाणी जी से लेकर के जितने लोग आए हैं,
उन्होंने राम मंदिर पर पेश किया है और राम मंदिर का पर ही लेकर के अपनी पार्टी को, तो ये सियासत नहीं तो मजहबी सियासत नहीं तो और क्या है ये। जहां तक मुसलमानों की बात है कि मुसलमान कहाँ खड़े हैं, सही बात तो ये है, हकीकत में ये है कि जो हिंदुस्तान का जो तरीक़ेकार है और इंतखाबी अमल है उसमें मुसलमानों के लिए बहुत कुछ गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये गुंजाइश नहीं है कि आपका वोट तो सब लेता है, यादव भी लेता है, ब्राह्मण भी लेता है, दलित भी लेता है, सब लेता है। आपको वोट कौन देता है? जब आपको वोट नहीं देगा तो आप सियासत में कहाँ है? यही वजह है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क भर में मुसलमानों की जो नुमाइंदगी थी दिन ब दिन कम होती चली गई। और आज यानी कि आप ये देख लीजिए, हिमाचल से लेकर हर जगह यानी कि 8-10% से कहीं मुसलमानों की आबादी कम नहीं है। क्या इस हिसाब से कहीं भी मुस्लिम एमएलए या एमपी है? नहीं, कहीं भी नहीं है। तो सियासत में मुसलमानों के लिए जो जमीन जो आज़ादी से बाद से तंग होनी शुरू हुई, ये अभी उरूज पर है। अभी और कितना आगे जाएगा इसको अभी आपको देखना होगा कि कितना ये मुसलमानों की जमीन, सियासत में जमीन तंग करने की जो का मामला कितना आगे जाएगा, ये अभी और देखने वाली बात है। और खासतौर से भी आप आने वाले यूपी के इलेक्शन में देखेंगे, जहां तक बीजेपी कहती है कि हम मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, यूपी में उन्होंने कितने टिकट दिए? पिछले इलेक्शन में कितने टिकट दिए? एक छोटा सा चूंकि शादाब उंगली उठा रहे हैं और हम आजम साहब से भी इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि दोनों राजनीतिक दल है, जाहिर है कि अपने नफा नुकसान के साथ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी करेंगे, लेकिन भला कैसे हो ये चीजें जो है क्लियर नहीं हो पा रही हैं। शादाब साहब जी, आप कुछ कह रहे थे। दो बातें। एक तो अंजर भाई, आपने कहा कि मैंने कहा कि दोनों राजनीतिक दल रोटियां सेक रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा दोनों राजनीतिक दल, मैंने कहा कांग्रेस के नेता रोटियां सेक रहे हैं। ये जो कथाकथित सेक्युलर पार्टी मुसलमानों की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो ये कहते हैं हम इनके ठेकेदार हैं, जो हमारे वोट बैंक पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो रोटियां सेक रहे हैं। मैंने कहा यही पार्टी है ना सिकंदर बख्त जिसके जीएस थे, ये वही विचारधारा है ना। जिस विचारधारा का जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम हो, वो विचारधारा नफरत की नहीं हो सकती। जिस पार्टी ने आपके एक काबिल आदमी को उठा के, साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उठा के इस देश का राष्ट्रपति बना दिया, वो विचारधारा कम्युनल नहीं हो सकती। वो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा दूसरे की तरफ जब पॉइंट आउट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां मेरी तरफ है, सामने वाले की तरफ केवल 1 उंगली। मैं ये कह रहा हूं नफरत की राजनीति तो हमने की। जब हम ये कह देते बीजेपी को हराना, किसी भी कीमत पे बीजेपी को हराना है, कोई पार्टी जीतती हो लेकिन बीजेपी को हराना है, तो सामने वाले आपसे नफरत क्यों ना करें, जरा ये तो समझाइए मुझे। अगर हम बार बार, मैं एक अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान मानता हूं और मैं आबिद भाई को खास तौर पे इस बात को आबिद भाई को रख के कोट कर रहा हूं। आबिद भाई, हमारे अंदर दिक्कत ये है, हमें अपनी एक तो सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, हमें अपनी कमियों को सामने रखना पड़ेगा। अगर हमारी कमियां हैं तो स्वीकार करें ना हमारी कमियां। हम मुगल हैं क्या? नहीं। हम अफगान हैं क्या? नहीं। हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन जब हम माइक हमारे हाथ में होता है तो हम बताते हैं कि चीख चीख के लाल किला, बाबरी मस्जिद, ये तुम्हारा बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़े बड़े ताजमहल, ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने यहाँ 800 साल हुकूमत की। हमने कब की? हमारे बाप दादाओं ने कब की? हमने नहीं की भाई, आप लोगों ने की हो। हम एक सामान्य मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान का डीएनए है, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तान के, हम मुगल नहीं है, हम अफगान नहीं है। जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने यहाँ पे जो कुछ किया, अच्छा किया बुरा किया, वो जाने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मैं अपनी बात को, मैं थोड़ा सा इस बात को यहाँ से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूँ। इन्होंने कहा हम धर्म आधारित राजनीति करते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर धर्म आधारित राजनीति करते तो हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को न बिठाते। मैंने ये कहा कि जब आप कुछ कदम हमारी तरफ चलेंगे तब दूसरा भी कुछ कदम चलता है। नफरतें दोनों तरफ से है, अगर आपने एक तरफ से कभी नफरतें नहीं। अगर आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बनाया तो आपने धर्म आधारित या इस चीज को देख करके नहीं किया है। आपके पास एक हीरा था, ठीक है ना, वो हिंदुस्तान का, लेकिन उस हीरे का कांग्रेस ने क्या किया? नहीं है अंजर भाई, उस हीरे का कांग्रेस ने क्या किया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को लाए, उस हीरे को हटाया। ये देखिए ना आप, ये सामने दिख रहा है, तब खामोश क्यों बैठे थे ये मुसलमानों के हमदर्द कथाकथित? ये बात है।
मैं केवल और केवल इतना कह रहा हूं कि हमें पॉलिटिकल सोच, पॉलिटिकल विजन के साथ आगे आना चाहिए। आपको हर जगह अपनी हिस्सेदारी रखनी चाहिए, जहां आप अपने कम्युनिटी के काम करा सके। अगर आप लकीर खींच के राजनीति करेंगे और सामने वाला भी लकीर खींच के राजनीति करेगा, आपको ये बात समझना चाहिए कि हम लोग अगर कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे उसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने वाले लोग अगर इस देश में सबको साथ लेकर के चलते वक्त ये कहेंगे कि हमने 2 लोगों को बड़े पद पर बिठा दिया, तो मैं ये समझता हूं कि इस चीज को आप धार्मिक लेवल पर बराबर नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर उत्तर प्रदेश के 402 टिकटों में 1 टिकट भी नहीं होगा तो क्या इसको सबका साथ सबका विकास कहेंगे? आप पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हो एमपी का, लोकसभा का, आपको कोई मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आता कि उसको चुनाव लड़ाया जाए, और आप इस तरीके से मुसलमानों को यहाँ पर गोली मारो सालों को, बाबर की औलादों को, इन नारों से आप बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं आप उनको इस देश में राजनीति करने का अधिकार देने की बात करते हो। मैं समझता हूं कि इस देश को जितना नुकसान पिछले 70 सालों में बीजेपी की 7 साल की सोच ने पहुंचाया है, शायद ही किसी ने पहुंचाया हो। और अभी भी मैं ये समझता हूं कि सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो लोगों ने भुगता है, आम इंसानों ने भुगता है। योगी जी की, हम लोग यूपी की इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से भुगता है, वो उसको लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि लोग कितना परेशान हुए हैं। आम लोगों के साथ जिस तरीके की नाइंसाफी बढ़ती गई है, उनको शीतर करके शहरों से दरबदर कर दिया गया है, उस चीज से लोग, मैं समझता हूं कि कभी भी उबर नहीं पाएंगे। और आप देख लेना, अभी आपको पता नहीं है कि किस तरीके से लोगों ने अपनी लाशों को नदियों में बहते हुए देखा है, और आपका मिनिस्टर उत्तर प्रदेश विधानसभा में खड़े होकर के ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है। झूठ की कोई लेवल होती है, झूठ का कोई एक स्तर होता है। आपका प्रधानमंत्री झूठा, आपका उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर झूठा, और आप ये समझते हो कि इस तरीके से आप राजनीतिक मुद्दों पर लोगों को लुभा ले जाओगे। आपको लोग सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, और हर स्तर पर, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं है, हर स्तर पर लोग अब अपनी चीजों को समझ रहे हैं, और आपको लग जाएगा कि वाकई मंदिर मस्जिद की राजनीति कितनी महंगी पड़ी। आपकी शुरुआत भी मंदिर मस्जिद से होती है, आपका इख्तिताम भी मंदिर मस्जिद से होता है। कहीं तो लोगों को 2 वक्त की रोटी दो, कहीं तो सर लोगों को इंसाफ दो, कहीं तो न्याय दो, जीने के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करो, कोविड का प्रबंधन करो। आपको सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, ऐसे तो देश नहीं चलने वाला है। सर 20% लोगों को आप मार करके, मॉब लिंचिंग करके, खौफ और हिरास में मुब्तला करके और दबा करके वोट ले लोगे। सर यहाँ का गैर मुस्लिम भाई अच्छी तरह समझता है, मौका जरूर देता है, लेकिन इंतकाम भी लेता है। ठीक है आजम साहब, एक चीज जो है आपसे समझना चाहेंगे। शादाब शम्स साहब जो इससे पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा आपकी जो राजनीति यानी कांग्रेस पार्टी जो है उसकी जो राजनीति खासतौर से मुसलमानों को लेकर के रही है वो बड़ी कंफ्यूज्ड है। ठीक है, एक तरफ आप कहते हैं मस्जिद को हम बनाएंगे, दूसरी तरफ आप जो है खड़े हो जाते हैं कि नहीं साहब हमारा ही क्रेडिट है, जैसे बीजेपी ने आपका क्रेडिट छीन लिया हो। तो जब आप इस द्वंद की स्थिति में रहेंगे तो भला कैसे लोग आप पे भरोसा कर पाएंगे? सर बात ये नहीं है, आम मुस्लिम समाज भी और कांग्रेस भी ये कहती रही है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और उसके निर्णय का स्वागत करेंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से भी जो फैसला दिया, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर आम मुस्लिम समाज भी ये कहता है कि ठीक है अब हमको ये मान्य होगा, और मुस्लिम समाज भी अगर सड़क पर नहीं आया, और कांग्रेस इस स्थिति में सेकुलरिज्म को और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बराबर करने की बात करती है, तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी को इससे कोई परेशानी होनी चाहिए। ये हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने के लिए वो खुद ही इसके सारे धारक बन जाएं, और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर ये इल्जाम लगाएं कि वो इससे हटकर के बात कर रही है। मैं नहीं समझता कि ये कोई निर्णायक बात है। हम नहीं तो चुनाव में विकास की बात करेंगे आप, सेकुलरिज्म के मुद्दों पर सबको नहीं तो विकास की बात होनी चाहिए। चुनाव में आप विकास की बात होनी चाहिए, मंदिर नहीं तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? सर विकास के लिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से मेहनत कर रही है, हाथरस की दलित बेटी के न्याय के लिए और आजमगढ़ में हुए परेशानियों को झेलने के लिए माननीय प्रियंका गांधी इस माहौल में जो वहां की ऑब्जर्वर हैं कार्य कर रही हैं, और एक एक बंदे का विश्वास ले रही हैं। हर समाज उनके साथ जुड़ रहा है। जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान एक हमारा समाज है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी की मौजूदजगी में और इन तमाम कोशिशों के नतीजे में आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी और देश के को बेचने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि लोग उससे करीब आएंगे।
आप गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे, खैर ठीक है। आबिद भाई, आपने जो है क्या कहते हैं आबिद भाई की बातों को सुना सीधे सीधे तौर पर। अंजर भाई, मेरा टर्न था, आबिद भाई का मैंने नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी जी आबिद भाई। सादा भाई ने अच्छी बात कही है कि बीजेपी नफरत क्यों नहीं करे मुसलमानों से। हाँ, मैं अपनी तभी मैं कह रहा था मुझे बात पूरी करने दीजिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी, फिर मैं बात तभी मैं कह रहा था, इसलिए मैंने बोला कि मुझे पूरी करने दीजिए। फिर आप कहिएगा। चलिए अच्छा रहता कि पहले मैं जवाब आपका पुराने वाला दे देता, तो फिर आपकी नया सवाल उठाते। बीजेपी के लोग बात पूरी नहीं करने देते हैं, बीजेपी वाले बात कभी पूरी नहीं करने देंगे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है आपने कही कि बीजेपी नफरत क्यों नहीं करे। ठीक है, हर पार्टी को हक है कि अगर कोई वो, देखिए आप एक डेमोक्रेसी और आइन पर अगर यकीन रखते हैं तो कोई वोट दे न दे, आपको इससे नफरत नहीं करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप बीजेपी की जब से पैदाइश हुई, यानी कि जंक्शन से लेकर के बीजेपी तक, आप अपने लीडरों के करैक्टर को, अपने काम को, उनकी नफरत अंगेज भाषण को, तकरीरों को देखिए। इसी बुनियाद पर मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया था और ये सोच रहे थे कि हम इसको वोट देंगे बीजेपी को तो हमें मारेंगे काटेंगे, जो आपके 7 साल में हुआ वो हमनी तौर पे वो हुआ। दूसरी बात यह है कि देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फर्क नहीं है। ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फर्क नहीं है। यह है कि बीजेपी का आपने एक बड़ी बात कही है कि कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा फर्क नहीं है। शादाब सर, ये बात गलत है, ये बात गलत है, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। अगर आप कांग्रेस को बीजेपी से मिलाएंगे अभी हमारा तो ये इंसाफ नहीं होगा। आजम साहब, सारे शुरू से लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद को पहला एजुकेशन मिनिस्टर कांग्रेस ने ही बनाया था। ज्यादातर जाकिर हुसैन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस ने ही बनाया था। फखरुद्दीन अली अहमद को सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस ने ही बनाया था। तैमूर जी को आसाम का गवर्नर, वो मुख्यमंत्री कांग्रेस ने ही बनाया था। बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने ही बनाया था। अरे सर, हमें मालूम है नहीं है, फिर आप दोनों को बराबर कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये ठीक नहीं है सर। नहीं ठीक है, आपने बता दिया। जी शादाब भाई। देखिए, 2-3 चीजें यहाँ आई। एक तो ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म पर आधारित एक दल है। बिल्कुल नहीं, उसका फाउंडर जीएस मुसलमान हो, वो धर्म पर आधारित राजनीति करती है, एक बात। दूसरा, हम ये मानते हैं, मेरी पार्टी की जो विचारधारा वो ये है कि मैं बता उसी पे आ रहा हूँ। मैं सर, आप इजाजत दे थोड़ा सा बोलने का वक्त नहीं तो शायद मैं बोल। बिल्कुल। मैं एक अपने बुजुर्ग का एक बयान सुन रहा था। तो हजरत बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक मेरे ख्याल से उलमा इकराम थे, उन्होंने कहा वो कि सहारनपुर में एक मामला था मंदिर मस्जिद का, और उस वक्त के हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहे हैं सहारनपुर से। वो मामला एक अंग्रेज के पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ, इसका फैसला ये कर लेंगे बुजुर्ग। और उन बुजुर्ग को जब फैसला देना था, उस दिन अंग्रेज छुपा हुआ एक लिबास में वहां पे बराबर में खड़ा था कि देखेंगे क्या रिजल्ट देते। और उस वक्त उन्होंने कहा कि हाँ, ये जमीन मंदिर को जाती है, ये मंदिर की जमीन। उस पर मुसलमानों ने हंगामा किया, तो वो अंग्रेज सामने आ गए और उन्होंने कहा कि आज मुसलमान भले ही हार गए हों, लेकिन इस्लाम जीत गया। इस्लाम हक का नाम है, इस्लाम सच का नाम है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा था। ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर भी उतना ही मामला था। अरे ठीक है, हम दूसरी जगह बना लेते, अमन से एक मामला निकल जाता, जिंदगी भर एक बात रह जाती कि देखो मुसलमानों ने छोटे भाई होने की हैसियत से हमारे सेंटिमेंट्स को समझा, लेकिन क्योंकि सियासत इसकी इजाजत नहीं दे रही थी, उस सियासत ने ये जो गंदगी फैलाई, उसमें चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, बाकी लोग हो, ये हमें एहसास करना पड़ेगा हमारा ट्रैक गलत था। अरे ठीक है, अगर उन्होंने गलत किया, एज अ मुस्लिम मैं कहता हूं, उन्होंने जो गुनाह अजीम किया, उस गुनाह अजीम को, नफरत को कभी नफरत से नहीं हरा सकते आप। नफरत को हराने के लिए मोहब्बत से हराएंगे। अमीरी को आप अमीरी से नहीं हरा सकते, बड़ी बात से नहीं हरा सकते। कहां से? आप उसको मोहब्बत से हराएंगे।
बिल्कुल मेरी बात सर पूरी कांग्रेस होने से दीजिएगा। आएगा। मुझे मालूम है कांग्रेस के नेताओं हैरानी पेट की में बात दर्द हो है। जाता है, सच सुनने का दम नहीं रहता। आजम आजम भाई साहब, मेरा रिक्वेस्ट है मेरा- आपसे, मेरी बात पूरी आने दीजिए। आजम भाई पूरी बात नहीं हो पाएगी इस तरह से, क्योंकि जब दो लोग अंसर जो है भाई एक बात बोलेंगे- मैं आपसे जी, अर्ज करूं, नहीं, अंसर भाई हम मेरी आएंगे। एक बात आप बाद में सुन लीजिए। कीजिएगा, मेरे बात उत्तर पूरी प्रदेश- जाने हम दीजिए, आपके फिर पास आजम भाई आएंगे। बात कीजिएगा, मुझे अच्छा आजम भाई लगेगा। हम आपके पास आएंगे। जी जी इन्होंने कहा कि हमारे नेता नफरत वाली राजनीति करते। मैंने भी कई नेताओं का बयान सुना, मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं, मेरी पार्टी की लाइन नहीं है। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं आरएसएस के दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन है, नरेंद्र मोदी के दुश्मन है, नहीं, जो तो इस तरह ऐसे के लोगों बयान को देते हैं। मैं सरकार बता में रहा क्यों मंत्री बनाया जा रहा है? मैं बता रहा हूं, मंत्री क्यों मैं बनाया बता जा रहा रहा हूं, है? जी मैं बता रहा हूं सर, हाँ बैलेंस नहीं हो पा रहा। मैं हाँ। बड़ी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं हम्म। कि जितना मुसलमान कांग्रेस में, उत्तराखंड में मैं रहता हूं, यहाँ के हालात हम देखते हैं, मुसलमान बीजेपी के अगेंस्ट दूसरी पार्टी जितनी है सब में रहता है। मैं ये कह रहा हूं जितना वहां है अन्य दलों में है उसका 25% बीजेपी को दे दीजिए, अगर बैलेंस ना हो मुंह पे थूक दीजिएगा, राजनीति छोड़ के हम घर बैठ जाएंगे। हमें मालूम है कि जब मुस्लिम इलाकों से वोटिंग की बात आती है तो मुसलमानों की वोट लाइन गिनती के निकलने लग जाती है, और जब इनकी लाइन आती है, मैं ये कह रहा हूं हमें पॉलिटिकल सोचना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इस जो मजहबी राजनीति है इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और हम ये कह रहे हैं, चलिए मान लीजिए सामने वाली पार्टी मजहबी राजनीति कर रही है, तो क्या आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है? आप तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हमारे पास सियासत मदनी है। अगर कोई नफरत फैला रहा है मुझसे प्यार से जीते, नहीं जीत सकते क्या हम? नफरत वर्सेस नफरत। अभी मैं सुन रहा था कि आजम भाई ने एक बात कही कि मुस्लिम इंतकाम लेता है। आप अगर देख लेंगे ये भी इंतकाम लेगा, मुसलमान जो उसके साथ यूपी में हो रहा है। हम इंतकाम वाले लोग नहीं है भाई, नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा इंतकाम यही लेगा। लड़ने मैंने ये की बिल्कुल राजनीति नहीं कहा आप करते इंतकाम हैं। लेगा। अरे सुनिए आजम भाई, मैंने मुसलमान आपको तो सुना हिकमत ना, की राजनीति से डॉक्टर जीता साहब, है, सुनने का इंतकाम लेने जैसी कोई बात नहीं है सर। ये मैंने मैंने आपको कहा भी बड़े नहीं आराम है, से सुना। ऐसी आजम बात भाई, न कहिए। अगर दम नहीं है सुनने का आप तो डिबेट में आक्रामक मत आया। होकर के कोई ऐसी बात न कहिए मैं जो ये कह रहा हूँ अगर दम खिलाफ नहीं है हो। सच सुनने का तो डिबेट में मत आया कीजिए। आप बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जो भी बोला मैंने सर, सब कुछ समय- सुना, लेकिन समय- मुझे समय बोलने का हमारे अवसर दे। उत्तर प्रदेश की जनता, अरे सर आप आपके बोलिएगा झूठा ना, मेरी उत्तर बात प्रदेश पूरी की होने जनता दीजिए। अभी इंतकाम आप लेगी। प्रियंका पे मैं भी ये गए कह थे, रहा सुन हूँ। लीजिए जरा। हमारे अरे पास सर समय सुन तो की लीजिए बाउंडेशन आजम भाई, हमारे पास समय की जी। भी बाउंडेशन है। एक मैं अंसर भाई 2 मिनट में अपनी बात नहीं, मुकम्मल करूंगा। नहीं, मैं ये अंदर जानना भाई चाह रहा बात हूँ, मैं मुद्दों ये पर जानना ले चाह आए। रहा हूँ कि इस समस्या से अंदर कैसे भाई निकला बात जाए। मुद्दों पर ले आए। जी, कोई मैं उसी राजनीतिक पे पार्टी उस पे बात नहीं कर रही है। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ अंसर भाई, मैं सिर्फ अंसर इतना भाई एक बात करूं मैं, उत्तर अरे प्रदेश की आज राजनीति की आजम बात भाई हो आप रही पर है, टर्न मैं आएगा। और आ उत्तर रहा हूँ। प्रदेश की आजम राजनीति में आजम साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ जी। सर मुद्दों पर मैं बात ये कह रहा हूँ कि अभी इधर उधर प्रियंका बात गांधी करने जी से की कोई बात- मतलब नहीं होगा। अरे किसके सर कहानी ऐसे से मत कीजिए आजम भाई, मैं ये कह रहा हूँ। शम्स साहब कुछ तो बात कायदे की अरे कर सर दीजिए। रुक जाइए ना, आप प्रश्न पूछेंगे उत्तराखंड मैं से आए उत्तर हो, दूंगा। अभी पार्टी के पिछले प्रश्न का तर्जुमान उत्तर हो। पूरा कर दूं आपको, फिर बोल लीजिएगा जितना आजम मन साहब, करेगा। आजम आगे साहब, बैठ थोड़ा के भी बात नहीं कर होगा। लेंगे। आजम हिम्मत साहब, रखिए सुनने की। थोड़ा सा सब्र, हम आ रहे हैं आपके पास जी। जी जी। मैंने कहा कि अभी आजम भाई ने कहा कि प्रियंका जी यूपी में घूम रही। आपको तो कल तक आपका जिस दल से गठबंधन था, मैं एज अ थर्ड पर्सन बात कर रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से प्रश्न नहीं पूछा। आजम खान आपके नेता थे, अखिलेश यादव आपके नेता थे। आज आजम खान जेल में, कितनी बार मिलने चली गई प्रियंका गांधी मुसलमानों का दर्द लेके? क्या आप साइड लाइन नहीं कर रहे? बात सच्चाई पे आइए ना, भाग क्यों रहे हैं? हम ये कह रहे हैं आप लीडरशिप का कत्ल कर रहे हैं आप, और मैं ये कह रहा हूं ये मेरी पार्टी का दम है। 45 साल मेरे वालिद साहब कांग्रेस में रहे, मुझे राजनीति कांग्रेस की मत सिखाई है। संजय गांधी के साथ हमने वक्त गुजारा है। हम मेरे पिताजी और संजय गांधी रायबरेली जेल में एक साथ बंद थे। मेरे घर में संजय गांधी का रेगुलर आना सर जहां मौका मिले वहीं पहुंच जाओ। सर सुनिए बात, जहां जब जैसा फायदा मिले वहां पहुंच जाओ। मेरी बात ये आपकी हमेशा राजनीति नहीं बात होगी। पूरी होने दीजिए। ऐसे ना आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी बात समझ में आएगी। बिल्कुल, मैं सिर्फ और सिर्फ आजम भाई आपको इतनी बात बता रहा हूं, कांग्रेस जिस तरह की घटिया पॉलिटिक्स करके हल्की राजनीति कर रही है ना, इनका हाल होगा ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज मंदिर जो जुनेऊ लगा के घूम रहे हो ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुसलमान आपकी बात पूरी हो गई। आजम भाई को मैं मर्द मानता। अगर आजम भाई कहते हैं प्रियंका गांधी ने स्टेटमेंट दिया, ये पकड़ा है, आजम का इस्तीफा ये रखा है,
मुझे लगता भले इस्तीफा ना होता, लेकिन दम दिखता कि सच कहने का दम है। अरे जिस आदमी में सच कहने का दम नहीं है, शादाब शम्स बीजेपी में रह के ये कह सकता है कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई शादाब शम्स को उसकी तकलीफ हुई, ये गलत हुआ, अन्याय हुआ। लेकिन आजम भाई में इतना दम नहीं है। जिस तरीके से परेशान किया गया है उसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने चेयरमैन बनते ही ये कहा कि आजम खान के साथ इंसाफ किया जाए। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया। आपने क्या कहा? प्रियंका गांधी ने क्या कहा? और आजम खान को आपने इसलिए बंद किया। मैं समझता हूँ कि आजम खान को एक मिनट सुनेंगे, एक मिनट सुनिए। आजम खान को बंद करने के पीछे आपका सिर्फ एक मकसद है कि आप एक वजीर को 10 बार के एमएलए को, 4 बार के मंत्री को और 2 बार के एमपी को ये दिखाना चाहते हो आम लोगों को कि देखो हम कैसे सबक सिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जो राजनीति है दबाने की और लोगों को धमकाने की, को बाहर निकलना चाहिए। और एक और बहुत जिम्मेदारी से बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के लीडर के बारे में क्या करेंगे वो तो अखिलेश यादव जाने, लेकिन हमने इससे पहले भी आवाज उठाई है कि आजम खान के साथ जो नाइंसाफियां हुई है वो गलत है। ऐसा किसी के साथ खुदा न करे कि इस तरीके से कि भी आप तो क्यों बात कहाँ गई हमदर्दी कांग्रेस की? तो आप कांग्रेस की नेता यूपी में जो प्रियंका गांधी घूम रही है वहाँ क्यों नहीं? तो मैं समझता हूँ कि आम लोगों को आप समझना चाहिए कि बीजेपी किस तरह की राजनीति करती है। सर एक बात समझेंगे अंसर भाई, एक बात आप समझिए, उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में जहां से तालीम के सोते फूटते हैं, जहां मुसलमानों की 20% आबादी है, लाखों लाख की शक्ल में वहां पर लोग मदारिस चलाते हैं, यूनिवर्सिटीज चलाते हैं। आपको पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम ऐसा न मिला जिसको मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना सको। वहां भी आपने एक गुप्ता जी को बिठा दिया मदरसा बोर्ड से, जहां से आलिम निकलते हैं, जिन्होंने पूरे मुल्क को आजाद कराने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपने उस मदारिस का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। आपने मुस्लिम आवाम के स्लैटर हाउसेस बंद करके उनको रोजगार के अंधकार में धकेल दिया। आपने जिस तरीके से कानपुर के लेदर एक्सपर्ट को बंद करके वहां के लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर दिया, जगह जगह मॉब लिंचिंग करके लोगों को निशाने पर ला रहे हो। देश का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता। झूठे वादों पर आधारित आपने सरकार तो बना ली है शम्स साहब, लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनता आपके साथ अच्छी तरीके से इंतजार कर रही है। आप इंतजार कीजिए 2022 का। ठीक है, नहीं आप 22 में आके सबक सिखाइएगा। आबिद भाई आपने दोनों नेताओं को सुना, जाहिर है कि बस एक दूसरे पे इल्जामात चल रहे हैं और किस तरह से मुसलमानों का उत्थान होगा, क्या कुछ स्थिति होगी, वो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है। हालांकि शादाब साहब ने कुछ चीजों को क्लियर करने की कोशिश की है। नहीं देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी का जो मामला है, देखिए हकीकत तो ये है कि कोई भी पार्टी मुसलमानों को उनकी आबादी की तरफ सबसे नुमाइंदगी देना नहीं चाहती, ये बिल्कुल क्लियर है। एक बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक यानी कि ये बात सही है कि जो पूछा जाने से शादाब साहब जो उठा रहे हैं, कांग्रेस से ये सवाल पूछा जाएगा कि आपके लोगों ने कितना क्या किया आजम खान के लिए। अगर आप कहते हैं ये चीज उठाते हैं, आप ना उठाते तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो अलग पार्टी से आप उठाए ना उठाए ये आपका मामला है, ठीक है। लेकिन आप जब मामला उठाते हैं कहीं पे भी, तो आपने उसके लिए क्या किया, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए बीजेपी का मामला सिर्फ इतना है कि अगर वो मुसलमानों को गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे, फिर वो हिंदू को पोलराइज कैसे करेंगे वो। तो एक मुसलमानों को एक मुसलमानों को एक टूल बना दिया गया है हिंदुस्तानी सियासत में कि किसी भी सियासत को तरक्की करने के लिए। आज आप मैं बताता हूँ आपको, यकीन नस्वानन हो या और इस तरह जितने लोग हैं, आज तक किसी पर कार्रवाई हुई? FIR हजारों दर्ज हुए, सैकड़ों दर्ज हुए, हर जगह कार्रवाई हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि हिंदुस्तानी सियासत में ये एक बड़ा पैमाना हो गया है कि मुसलमानों के खिलाफ जो जिस कदर नफरत अंगेज बात करेगा, जितनी उनको गालियां देगा, वो उतनी आईनी और बड़े ओहदे पर पहुंचेगा। और ये सबूत है। अगर आप सादा पे कभी कहेंगे इस पर कभी डिबेट होगी तो हम आराम से बात कर सकते हैं इस पर, बहुत तफसील के साथ और दलील के साथ मैं बात करूंगा पूरी। मैंने चूंकि 2003 में एक आर्टिकल लिखा था, भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान दूर क्यों, जो वाजपेयी जी की हुकूमत थी उस वक्त, कि उस वक्त ये सवाल आ रहे थे कि भाई सब कुछ है, वाजपेयी जी मुतदिल है, लिबरल है, फला फला है। तो मैंने उसी बुनियाद पर उस वक्त लिखा था कि दूर क्यों है आखिर, क्यों को बीजेपी ने आज तक खत्म नहीं किया। बीजेपी
चाहते हैं, सगा भाई ने कहा कि 25% हमारे साथ आ जाए तो देखिए फिर क्या होता है। वो ठीक है आ जाए क्या, लेकिन सवाल ये है कि आपने लाने के लिए क्या किया। आप, मेरा सवाल ये है कि वो उत्तर प्रदेश में क्या शादाब भाई या क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद या हिंदू मुस्लिम नफरत मिटाने के लिए कोई यात्रा से शुरू करेंगे, जिससे जन आशीर्वाद यात्रा और फला फला यात्रा ये शुरू कर रहे हैं। नफरत जो है डिबेट से या इससे बात नहीं हटाई जा सकती जब तक कि आप जमीनी सतह पर उसको नहीं जाके कहेंगे। वजह यह है कि एक बड़ा तबका नफरत फैलाने के लिए खासतौर से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए होता है, और पुलिस कार्रवाई जो है वो करती है, वो निशान लगा के करती है। वो किसको करना किसको पुलिस मालूम है। देखिए पूरी मशीनरी इस वक्त जो है हुकूमत के मंशा के मुताबिक काम कर रही है। बिल्कुल यही वजह है कि मुसलमानों को कहीं भी इंसाफ नहीं मिल पाता। बिल्कुल मुसलमानों को कहीं इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा समय की भी बाउंडेशन है। शादाब बहुत माफी के साथ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है एक बात अर्ज करूं नहीं आजम साहब क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, बहुत माफी के साथ फिर हम जो है इस पे, चूंकि ये ऐसे सिर्फ एक लाइन बोलूंगा अंजर भाई, एक लाइन फिर हमें इंसाफ के लिए शादाब साहब के पास भी जाना पड़ेगा, ठीक है ना, हम फिर उसके बाद बैठेंगे। लेकिन इतना बीजेपी से मुस्लिम परिस्थिति पर बस इतना कहना है, जब खाके नशेमंदी न रही तब टूट के बरसा पानी भी, उस वक्त कहाँ थी काली घटा जब आग लगाई लोगों ने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब आपका, और शम्स साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आजम साहब आपका, आबिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये कहेंगे कि अगर आपने फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और ऐसे प्लेटफॉर्म यानी ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो आपकी आवाजों को उठा रहे हो उनको आप अपना सहयोग जरूर दें। तो आज की बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।